नमस्कार साथियों, मैं रमेश मान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं शुरुआत करता हूँ एक मोटिवेशनल शायरी से। जी हाँ, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। जी हाँ, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा था हिंदी व्याकरण की, और हिंदी व्याकरण में मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें कोई सी भी एग्ज़ाम हो, छोटी से लेकर बड़ी एग्ज़ाम, कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, पटवार, रीट, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, उसमें अगर हिंदी सिलेबस में होगा तो उस टॉपिक का क्वेश्चन जरूर आएगा। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं संधि की। जी हाँ, एक संधि एक ऐसा टॉपिक है, अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में हिंदी भाषा डली तो उसमें ये टॉपिक कंपलसरी है। पता नहीं एग्जामिनर का भी क्या मूड होता है या सिलेबस बनाने वाला कि वो सबसे पहले संधि डालता है। संधि की बात करूं तो जब अपन परतंत्र थे उस समय भी अंग्रेजों से अपन ने खूब संधि की थी। जी हाँ, अंग्रेजों से अपन ने संधि की थी 365। तो ये संधि करने का सिलसिला तो अपना बहुत प्राचीन काल से चल रहा है, और आज भी उसी परिपाटी पे चल रहे हैं कि संधि तो जरूर होगी, संधि या समझौता। जी हाँ, या तो संधि होगी या क्या होगा, समझौता। अब दोनों में क्या अंतर है, देखो मैं बताऊं आपको, संधि और समझौता। जी हाँ, संधि या समझौता। सुनने में तो ऐसा लगता है कि जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है तो उसमें क्या होती है, संधि होती है। देखो मैं बात करूं, यहाँ पे मैं दो शब्द लिख रहा हूं। यहाँ लिखा मैंने हिमालय, और यहाँ लिखा मैंने राजा राम। जी हाँ, आज आपको समझ में आएगा कि संधि और समझौता होता क्या है। जी हाँ, बात कर रहे हैं अपन संधि और समझौता की। देखो, संधि होती है, संधि की परिभाषा बताऊं, जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है और मेल होने से विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। लेकिन जब समझौता में क्या होता है, समझौता में दो वर्णों का मेल तो होता है लेकिन कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जी हाँ, कोई विकार इसलिए उत्पन्न नहीं होता। देखो मैं बताऊं, यहां मैंने हिमालय का किया हिम प्लस आलय। जी हाँ, हिम प्लस आलय। देखो प्लस से पहले है ए और प्लस के बाद क्या है, आ। दोनों में विकार उत्पन्न हुआ तो क्या बना, आ बना। जी हाँ, बात साफ है कि जब दो वर्णों में विकार उत्पन्न हो तो उसमें तो क्या होती है, संधि होती है। और समझौता में क्या है, राजा प्लस राम, कुछ नहीं है, कोई विकार, कोई वर्णों का मेल नहीं हुआ, राजा इधर आ गया, राम उधर चला गया। यानी समझौता में क्या होता है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। और संधि में क्या होता है, दो वर्णों के मध्य आपस में क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जी हाँ, ये बात समझ में आ गई होगी। आज मैं संधि में भी बात करूंगा व्यंजन संधि की, व्यंजन संधि की। जी हाँ, व्यंजन संधि में क्या है, देखो नियम भी आपको आता है, प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ जाता है, आपको ये भी पता लगता है कि इसमें व्यंजन संधि है। फिर भी प्रश्न गलत होता है, वो क्यों होता है, या कोई भी डाउट की वजह से या कोई भी किसी भी कारण से मान लो, लेकिन अपन उसमें कंफ्यूज में रहते हैं। आज इस क्लास में मैं आपका जो भी कंफ्यूज या डाउट होगा वो दूर करूंगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संधि, व्यंजन संधि कभी आप जीवन में भूल नहीं सकते। अगर कोशिश करोगे ना भूलने की तो भी मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आज इसी प्रकार से आपको व्यंजन संधि क्लियर करवाऊंगा। जी हाँ, बात कर रहे थे अपन व्यंजन संधि की। देखो व्यंजन संधि की परिभाषा है, जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है। मेल भी कैसा, देखो जब स्वर
या व्यंजन का आपस में मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। यानी जब स्वर और व्यंजन या व्यंजन प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर के मध्य विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जी हाँ, इसमें 3 तरह के विकार उत्पन्न होंगे। देखो, पहला विकार उत्पन्न होगा स्वर प्लस व्यंजन। जी हाँ, अगर अपन कोई भी संधि करेंगे तो उसमें क्या होगा? या तो प्लस से पहले स्वर होगा और स्वर प्लस के बाद क्या होगा? व्यंजन होगा। पहली स्थिति उत्पन्न होगी ये। दूसरी स्थिति ये होगी, या तो प्लस से पहले व्यंजन होगा या उसके बाद क्या होगा? स्वर होगा। दूसरी स्थिति, यानी दूसरी स्थिति में अपन को उदाहरण इस प्रकार से दिखाई देंगे, प्लस से पहले क्या होगा? व्यंजन, और प्लस के बाद क्या होगा? स्वर। जी हाँ। तीसरी स्थिति है व्यंजन प्लस व्यंजन। जी हाँ, व्यंजन संधि में ये 3 प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे। बात साफ है। इसके अलावा चौथा विकार उत्पन्न नहीं होगा। यानी या तो स्वर प्लस व्यंजन के मध्य विकार उत्पन्न होगा, या होगा व्यंजन प्लस स्वर के मध्य विकार उत्पन्न होगा, या व्यंजन प्लस व्यंजन के मध्य क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। उसी में क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। जी हाँ, व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं है। व्यंजन संधि में कुछ ऐसे नियम चलते हैं जिसके माध्यम से आप उदाहरणों को हल कर सकते हो। जब मैंने आपको स्वर और व्यंजन पढ़ाया था तो व्यंजनों में मैंने बताया था आपको, या लिखो मैं, एक तो बताया था मैंने अघोष व्यंजन। जी हाँ। दूसरा बताया था मैंने आपको घोष व्यंजन। जी हाँ। जब आपको मैंने व्यंजन पढ़ाए थे उस समय भी मैंने बताए थे कि घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन यही काम नहीं आएंगे, ये आगे बहुत काम आएंगे। देखो, वहां बताया था और यहाँ इस व्यंजन संधि में काम आ गए। अघोष व्यंजन में मैंने बताया था कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। जी हाँ, वर्ग मैंने अच्छी तरह से आपको समझाए थे। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किस में आएंगे? अघोष व्यंजन में आएंगे। इसके साथ ही स ये वर्ण भी किसके अंतर्गत आएंगे? ये वर्ण आएंगे आपके घोष व्यंजन के, अघोष व्यंजन के अंतर्गत। अघोष व्यंजन होता है जिसके उच्चारण में जो गर्जन होता है वो कम उत्पन्न होता है। और घोष व्यंजन में मैंने बताया था वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। जी हाँ, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किसके अंतर्गत आएंगे? घोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। साथ ही इसमें आएगा य, र, ल, व और है। जो ऊष्म व्यंजन का है था वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा घोष व्यंजन के अंतर्गत। साथ ही सभी स्वर। जी हाँ, अगर आपको अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन समझ में आ गए तो इसका मतलब है व्यंजन संधि आपको आदि समझ में आ गई। याद करना क्या है? अघोष व्यंजन में आएंगे वर्ग का पहला दूसरा वर्ण स, और साथ ही अघोष में आएंगे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व य, र, ल, व है। और सभी क्या आएंगे इसके अंतर्गत? सभी स्वर किसके अंतर्गत आएंगे? घोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। बात समझ में आ गई? जी हाँ। अगला इसमें, अब देखो, इसमें नियम ही पहला यही है। इस संधि का पहला नियम क्या है? इसका पहला नियम है घोष व्यंजन संधि। जी हाँ, घोष व्यंजन संधि। घोष वर्ण आपको मैंने समझा दिए कि घोष वर्ण में क्या आएगा? वर्ग का तीसरा,
चौथा पांचवा वर्ण, साथ ही ये र ल व और सभी कहेंगे इसके अंतर्गत स्वर आएंगे। मैंने आपको जब व्यंजन पढ़ाए थे उसमें स्पर्श व्यंजन बताए थे, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी थी? स्पर्श व्यंजनों की संख्या मैंने बताई थी आपको 25। जी हाँ, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है क च ट त प। जी हाँ, क च ट त प प्लस यहां मैं ये भी लिख सकता हूं कि सभी घोष व्यंजन। घोष व्यंजन, अब घोष व्यंजन में था वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य र ल व है और सभी स्वर। जी हां, ये है घोष व्यंजन संधि। यानी इस घोष व्यंजन संधि में क्या है कि प्लस से पहले वर्ग का प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण आपको समझ में आ गया था? 5 वर्ग बताए थे, पांचों वर्ग के प्रथम वर्ण। तो पांचों वर्ग के यहां लिखे मैंने प्रथम वर्ण, ये पांचों वर्ग के प्रथम वर्ण। वह प्लस के बाद क्या आएगा? घोष व्यंजन। आपको ये भी याद रख सकते हो, अगर घोष व्यंजन याद है तो सिर्फ ये याद रख लो। यानी वर्ग का, देखो इसका शॉर्ट रूप क्या होगा? वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस घोष व्यंजन। सिंपल है, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है। जब आपको घोष व्यंजन समझ में आ गए तो आप इसका सूत्र ये याद रख लो, वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस घोष व्यंजन। देखो मेरी साथ के कई जो लेक्चरर हैं वो उनसे बात करता हूं, वो उनका क्या बैकग्राउंड पूरा साइंस का है। यानी उन्होंने बीएससी साइंस से की और एमए हिंदी से किया और उसके बाद बन गए लेक्चरर। मैंने जब उनसे पूछा यार ये बड़ी विडंबना होती है, हमारा पूरा बैकग्राउंड हिंदी से होता है, हम कॉलेज में हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, उसके बाद बीएड साहित्य से करते हैं, एमए साहित्य से करते हैं, और आप 2 साल हिंदी में पीजी करने के बाद कैसे क्या कर सकते हो? तो उन्होंने यही बताया कि हम फॉर्मूला से क्या करते हैं? याद करते हैं। आप क्या करते हो? विषय विशेषज्ञ बनते हो। जो चीज एग्जाम में पूछ ही नहीं रहा उसका विशेषज्ञ से क्या मतलब है? उन्होंने ये बताया कि हम घोष व्यंजन संधि इस प्रकार याद करते हैं, और अपन किस प्रकार याद करते हैं? अपन इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो अपन को क्या करना है? इसमें वही फॉर्मूला से याद करना है। तो इसमें क्या करोगे? याद करने का सबसे यही है, प्रथम वर्ण प्लस क्या करोगे? घोष व्यंजन। सिंपल है। देखो इतना बड़ा सूत्र है, इसको आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। अगर ये हो किसी शब्द में तो इनके स्थान पर क्या होगा? अपने वर्ग का प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यानी जब संधि के जो टुकड़े देखोगे इसमें ये स्थिति आपको दिखाई देगी। अगर ये स्थिति दिखाई दे तो जो वर्ग का प्रथम वर्ण है वो अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जी हाँ, ये जैसे प्रथम वर्ण है ये किस में बदलेगा? तीसरे वर्ण में। ये भी अपने तीसरे वर्ण में, ये भी अपने तीसरे वर्ण में, और ये भी अपने तीसरे वर्ण में। यानी इसका शॉर्ट रूप करूं, प्रथम वर्ण प्लस घोष व्यंजन प्लस तीसरा वर्ण। जी हाँ, एक सूत्र ये हो गया और एक सूत्र ये है। बात साफ है कि अगर घोष व्यंजन संधि आए तो घोष व्यंजन संधि में क्या होगा? क च ट त प प्लस तीसरा, चौथा, पांचवा या ये र ल व या सभी स्वर हो तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जी हाँ, क का प्रथम वर्ण क्या है? क का प्रथम वर्ण है ग। जी हाँ, क का प्रथम वर्ण क्या है? क का प्रथम वर्ण है ग। च का प्रथम वर्ण क्या है? च का प्रथम वर्ण है ज। ट का प्रथम वर्ण क्या है? ड। त का प्रथम वर्ण क्या है? द। और प का प्रथम वर्ण क्या है? ब। जी हाँ, यहां तक बात समझ में आ गई।
घोष व्यंजन संधि में क्या होगा, इस प्रकार की स्थिति अगर उत्पन्न हो तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो परिभाषा भी साफ है, जब किसी शब्द में वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस घोष व्यंजन हो तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। किस प्रकार बदलेगा, या मैं उदाहरण लिख रहा हूं, वाक प्लस ईश। जी हाँ, ये उदाहरण लिखा मैंने, उदाहरण है वाक प्लस ई से। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें कौन सी संधि है, तो देखो बात साफ है, प्लस से पहले क्या है, ये क। वर्ग का कौन सा अक्षर है, वर्ग का प्रथम अक्षर है। जी हाँ, प्लस से बाद में, प्लस से पहले बाद में क्या है, ई है, तो ये क्या है, घोष व्यंजन है। देखो ये मैंने बताया कि प्लस के बाद क्या होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व है, और क्या होंगे, सभी स्वर किसके अंतर्गत आएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे। यानी जब ये स्थिति उत्पन्न हो तो इस स्थिति में कौन सी संधि होगी, घोष व्यंजन संधि। तो यहाँ पर आप तुरंत ये पहचान कर सकते हो कि इसमें क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि में भी जो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये स्थिति उत्पन्न हो रही है कि व्यंजन प्लस किसका मेल हो रहा है, स्वर का। जी हाँ, जो मैंने तीन स्थिति बताई थी कि व्यंजन संधि में तीन स्थिति उत्पन्न होगी, इन तीनों में से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो रही है, नंबर 2 की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बात साफ है। तो यहाँ पे देखो ये स्थिति उत्पन्न हुई, प्लस से पहले क्या है और प्लस के बाद क्या है, ई। करना क्या है, करना ये है कि ये जो प्रथम वर्ण है उसको कौन से वर्ण में बदलना है, उसको तीसरे वर्ण में बदलना है। कुछ नहीं है, व्यंजन संधि में कभी कोई मात्राओं की गलती होगी ही नहीं। अगर अपन स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि में ये मान सकते हैं कि छोटी मोटी मात्राओं की गलती हो सकती है, लेकिन व्यंजन संधि में तो गलत होने के चांस ही नहीं है। जी हाँ, अब इसको एक एक करें अपन, तो एक किस प्रकार होगा, देखो एक इस प्रकार होगा, प्लस के पहले जो प्रथम वर्ण है उसको किस में बदलोगे, तीसरे वर्ण में। जी हाँ, मैंने ये लिखा वाह, कै को किस में बदलोगे, गे में। जी हाँ, ये मैंने गे में बदला, हलंत है, और प्लस के बाद किसकी मात्रा है, ई की मात्रा, ये मैंने इस पे ई की मात्रा लगाई। बाद में क्या बचा, बाद में बचा स। जी हाँ, क्या शब्द हो गया, वागीश। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। देखो अगर ये शब्द आ जाए तो टुकड़े करोगे कि अगर शब्द में वर्ग का तीसरा वर्ण है, बिल्कुल वर्ग का तीसरा वर्ण है, तीसरे वर्ण को तोड़ने के लिए क्या करोगे, तीसरे वर्ण को तोड़ने के लिए प्रथम वर्ण में चेंज करोगे। तो यहाँ प्रथम वर्ण में चेंज किया, वा को मैंने यूं का यूं लिखा, गे को अगर प्रथम वर्ण में बदलेंगे तो गे का प्रथम वर्ण है कै, ये मैंने कै को यूं का यूं लिखा, प्लस बाद में क्या बचा, बाद में बचा ईस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। और जीवन में कभी गलती हो जाए तो बताना। आ गई यहां तक स्थिति समझ में। जी हाँ, अपन पढ़ रहे थे घोष व्यंजन संधि। अब इसके मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं। उदाहरण किस प्रकार से होंगे, देखो जैसे मैं लिखता हूं, वागीश्वर, वागीश्वर। दूसरा उदाहरण है दिग्गज, जी हाँ, ये कुछ उदाहरण है। उदाहरण दिख रहे होंगे आपको। पहला उदाहरण है वागीश्वर, दूसरा उदाहरण है दिग्गज, तीसरा उदाहरण है वाग्देवी, चौथा उदाहरण है दिग्ज्ञान। जी हाँ, शब्दों को देखते ही आपको शब्दों के बीच में कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है, शब्दों का तीसरा वर्ण दिखाई दे रहा है। करना क्या है, करना ये है कि इस तीसरे वर्ण को किस में बदलना है, इस तीसरे वर्ण को प्रथम वर्ण में बदलना है। जी हाँ, कैसे बदलेंगे, देखो बदलेंगे, वा को मैंने यूं का यूं लिखा, ये वा। बात साफ है। आगे क्या है, तीसरा वर्ण है, तो तीसरे वर्ण में क्या होगा, तीसरा वर्ण होगा, ये मैंने किया कै।
बाद में क्या बचा, प्लस के बाद बचा ईश्वर, ये मैंने लिख दिया ईश्वर। बात साफ है कि देखो सूत्र देखोगे, सूत्र में दे रखा है कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस घोष व्यंजन, घोष व्यंजन आ रहा है, घोष व्यंजन स्वर घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो ये देखो ये स्थिति उत्पन्न हो गई। बिल्कुल। दूसरा सूत्र देखोगे, दूसरा उदाहरण देखोगे तो इसमें मैंने दी को यूं का यूं लिखा, ग है हलंत है, तो इसके स्थान पर क्या होगा, इसके स्थान पर ये होगा कै, प्लस बाद में क्या बचा, बाद में बचा गज। ठीक है। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तो देखो घोष व्यंजन में ये वर्ग का तीसरा वर्ण है। बात साफ है, समझ में आ गई? जी हाँ। अगला उदाहरण है, गे को किस में बदलोगे, कै में, ये बदला, प्लस क्या बचा, देवी बचा। अगला उदाहरण देखोगे, दी को मैंने यूं का यूं लिखा, गे को किस में बदलोगे, गे को इस कै में बदलोगे। जी हाँ, प्लस क्या हुआ, ज्ञान हुआ। बताओ इस प्रकार के अगर और भी कोई उदाहरण आए तो गलती हो सकती है क्या? गलती होने के बिल्कुल न के बराबर चांस है। आप कंफ्यूज ही नहीं हो सकते। व्यंजन संधि को अगर अपन देखते हैं तो सबसे हार्ड संधि लगती है। अरे मैं बोलता हूँ व्यंजन संधि है ही सबसे इजी। देखो ये मैंने सूत्र बताया, करना क्या है, सूत्र में याद करना है प्रथम वर्ण, शॉर्ट फॉर्मूला, प्रथम वर्ण प्लस घोष, बाद में इसके नीचे क्या करना है, इसके नीचे कर दो तीसरा, सिंपल। बहुत शॉर्ट फॉर्मूला है और इस शॉर्ट फॉर्मूले से देखो उदाहरण कर दिए मैंने। इस प्रकार कोई सा भी उदाहरण आ जाए, करना क्या आपको, करना यह है कि अगर शब्द में तीसरा वर्ण हो तो उसको किस में बदलना है, प्रथम वर्ण में बदलना है। और प्लस के बाद अगर ये प्रथम वर्ण दिखाई दे रहा है तो प्रथम वर्ण को किस में बदलोगे, प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलोगे। यहां तक बात समझ में आ गई। ये उदाहरण पढ़ रहे थे अपन व्यंजन संधि के। इसके कुछ उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण आपको मैं और बताऊं। जैसे वर्ग का दूसरा वर्ण था च, अगर किसी शब्द में च वर्ण आए तो च वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा। इसका तीसरा वर्ण क्या होगा, इसका तीसरा वर्ण होगा ज, यानी च आए प्लस क्या होगा, या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं घोष व्यंजन। तो ये जो च है ये कौन से वर्ण में बदलेगा, अपने तीसरे वर्ण में, और तीसरा वर्ण क्या है, ज। इस प्रकार के भी आपको उदाहरण दिखाई देंगे। यानी एक ही बात याद रखनी है सूत्र में कि प्रथम वर्ण किस में बदलेगा, प्रथम वर्ण तीसरे में बदलेगा, और तीसरा वर्ण आए तो तीसरे वर्ण को किस में बदलोगे, आप प्रथम वर्ण में बदलोगे। जैसे उदाहरण है आजादी, अजंत। ये दो उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, दो उदाहरण देख रहे हो तो देखो दोनों उदाहरणों में अगर इस प्रकार का उदाहरण आए तो देखो बात साफ है। यहाँ वर्ग का तीसरा वर्ण ज दिखाई दे रहा है। मैं ये च नियम बता रहा हूं, ये सभी वर्ग के आप नियम बना सकते हो। जैसे ट है, ट का क्या बनेगा, ड बनेगा, जो मैंने शुरू में एक साथ बताया आपको। इसी प्रकार मैंने बताया अगर प्रथम वर्ण च आएगा तो इसके स्थान पर तीसरा वर्ण क्या होगा, तीसरा वर्ण होगा ज। टुकड़े करोगे तो देखो टुकड़े करने में वो ही होगा। ज को किस में बदलोगे, ज को प्रथम वर्ण में बदलोगे। ये मैंने ए का यूं लिखा। ज है तो प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, इसका प्रथम वर्ण हो जाएगा च। च के नीचे मैंने लगाया हलंत। बाद में क्या बसा, बाद में बचा आदि। ये लिखा मैंने आदि। क्लियर? जी हाँ। देखो विच्छेद करने के बाद देख रहे हैं वर्ग का कौन सा अक्षर है, पहला अक्षर। बाद में क्या है, बाद में क्या है, घोष व्यंजन। तो ये वर्ग का प्रथम वर्ण है च, वर्ग का प्रथम वर्ण है वो किस में परिवर्तित होगा, वो अपने तीसरे वर्ण ज में परिवर्तित होगा। यानी ये प्रथम तीसरा वर्ण क्या हो गया, ज हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं। ए को मैंने यूं का यूं लिखा, ए के बाद क्या है ज, तो ज किस में बदलेगा, प्रथम वर्ण च में। ये मैंने च लिखा, हलंत लगाया। बाद में क्या बचा, बाद में बचा अंत।
ये अंत बचा। बताओ समझ में आया कि नहीं पहला नियम? यानी इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको शॉर्ट फॉर्मूला याद करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको कभी प्रश्न गलत होने के चांस ही नहीं है। कभी भूल सकते हो क्या? नहीं भूल सकते। सूत्र भी बड़ा सारा था जिसको मैंने छोटा करवाया। प्रथम वर्ण प्लस क्या हो गया, घोष, तो प्रथम वर्ण किस में बदलेगा, प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब इसका छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। इसके बाद कोई से भी उदाहरण दो। मात्राओं की कभी जीवन में गलती होगी नहीं, क्योंकि मात्राओं की गलती के लिए कुछ है ही नहीं इसमें जो आपसे मात्राओं की गलती होगी। अगला है, मैं कुछ उदाहरण लेता हूं। ट ट है प्लस घोष व्यंजन, जी हाँ, तो इस ट के स्थान पर क्या होगा, इस ट के स्थान पर हो जाएगा ड हो जाएगा। ट के स्थान पर क्या होगा, ट के स्थान पर ज होगा। जी हाँ, इसके कुछ उदाहरण ले रहा हूं मैं, जैसे सड़ंग, सड़ानन, जी हाँ, ये कुछ मैंने उदाहरण लिए हैं। इस उदाहरणों में देखो वर्ग का तीसरा वर्ण दिखाई दे रहा है, देखो ये तीसरा वर्ण दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सड़, हलंत लगाया, बाद में क्या बचा, बाद में बचा अंग। जी हाँ, अगला उदाहरण है सड़ प्लस क्या बचा, आनन, ये आनन बचा। अगला उदाहरण सड्रांग, ये सड़, ये हलंत लगाया, बाद में क्या बचा, बाद में बचा आग। ये देखो षडक्षर, तो इसमें हो जाएगा, सॉरी, सट, तीसरा वर्ण प्रथम वर्ण में परिवर्तित होगा, बाद में क्या बचा, बाद में अंग बचा। जी हाँ, ये देखो ड है, प्रथम वर्ण में चेंज होगा, तो यहाँ सट प्लस क्या बचा, आनन। जी हाँ, बाद में सड्रांग है, तो ये बना सट प्लस, इसी इसमें रा है, रा, ये नीचे र है, तो ये क्या बचा, राग बचा। षडक्षर, तो ये बना सट धन अक्षर। जी हाँ, बताओ कोई उम्मीद है क्या गलत होने के? बिल्कुल नहीं है। मात्राओं की गलती होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको मैंने सूत्र इस प्रकार से बताया है। ये उदाहरण है, इस प्रकार से कोई सा भी उदाहरण दो, बताओ कभी हल करने में दिक्कत आएगी क्या? इस प्रकार वर्ग के जो पांचों वर्ण है, पांचों वर्ण के कोई से भी आप उदाहरण ले सकते हो। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत आपको नियम याद रखना होगा, और नियम में भी कुछ खास नहीं है। जैसे मैं अगला नियम बताऊं आपको, मैं एक एक के उदाहरण इसलिए इस प्रकार बता रहा हूं आपको कि कोई सा भी उदाहरण आवे, आपको टेका मिले या कैका मिले या चैका मिले या देका मिले, तीनों के अगर मैं सबके एक एक उदाहरण बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जी हाँ, तय प्लस घोष, तो अपने किस वर्ण में बदल जाएगा, अपने तीसरे वर्ण द में परिवर्तित हो जाएगा। जी हाँ, इसके उदाहरण देखो, इसके उदाहरण है जगदीश, सदाचरण, जगदम्बा, बहुदिए। जी हाँ, ये मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। अपन परिवर्तित कर रहे थे, तय वर्ग है जो अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। जी हाँ, देखो इसमें, देखो इसमें होगा, ये जो द है वो किस में बदलेगा, अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तित होगा। ये मैंने ज लिखा, ज के बाद ग लिखा, ग को यूं का यूं लिखा। ये जो प्रथम वर्ण है, ये तीसरा वर्ण अपने प्रथम वर्ण में परिवर्तित होगा, तो यह क्या होगा, जगत प्लस क्या बचा, ईश।
जगदीश। अगला उदाहरण है स त, जो द है त में परिवर्तित हुआ तो क्या बना, सत्य प्लस क्या बना, आचरण। जगदम्बा, ये हो गया जग, द को किस में बदलोगे, द को परिवर्तित करोगे आप त में, और क्या बचा, बचा एह मिला हुआ है इसमें तो क्या बन गया, अम्बा, जगदम्बा। आगे है बहुदिये तो इसमें होगा भयवत प्लस क्या बचा, ये। बताओ, अपन नियम पढ़ रहे थे गोस व्यंजन संधि, और गोस व्यंजन संधि का मैंने शॉर्ट फॉर्मूला बताया और इस प्रकार आपको मैंने एक एक उदाहरण करके समझाए। बताओ इन उदाहरणों में गलती होने की चांस है क्या? आज तक व्यंजन संधि पढ़ी होगी आपने, लेकिन इस प्रकार व्यंजन संधि नहीं पढ़ी होगी। इसी प्रकार मैं व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि का एक एक बिल्कुल शॉर्ट और इजी तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। जी हाँ, इसका मैं एक उदाहरण और बताता हूं। प प्लस घोष व्यंजन, तो प अपने तीसरे वर्ण में ब में बदलेगा। जी हाँ, यानी जो सूत्र में मैंने बताया था वर्ग का प्रथम वर्ण क, च, ट, त और प, इनके सबके एक एक उदाहरण हल करवा रहा हूं मैं आपको। यानी किसी भी प्रकार का उदाहरण दे तो आप तुरंत उसको आसानी से कर सकते हो। इसके उदाहरण है तिब्बती, तिब्बती, अब्ज, सुबंत, सुबादी। जी हाँ, यानी अपन क्या कर रहे हैं, प्रथम वर्ण जो प है उस प्रथम वर्ण को किस में बदल रहे हैं, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल रहे हैं। जी हाँ, ये शब्द है, शब्द में ये तीसरा वर्ण है तो इस तीसरे वर्ण को किस में बदलेंगे, प्रथम वर्ण में बदलेंगे। यानी प्लस के बाद उसमें क्या होना चाहिए, घोष व्यंजन होना चाहिए। देखो यहाँ मैंने लिखा तय को यूं का यूं लिखा, इस पे इसकी ई की मात्रा लगाई। ब है, किसको परिवर्तित करोगे, पे में, ये पे लिखा, पे के नीचे मैंने लगाया हलंत। बाद में क्या बचा, बाद में बचा अदी। अब जे ए को मैंने यूं का यूं लिखा, ब को किस में परिवर्तित किया, पे में, प्लस क्या बचा, जय। सुबंत को देखो, सु को मैंने यूं का यूं लिखा, ब को परिवर्तित किया पे में, बाद में लगाया हलंत, हलंत के बाद क्या बचा, अंत। सुबादी में देखो, सु लिखा मैंने, सु के ब के स्थान पर क्या हुआ, पे हुआ, प्लस क्या बचा, आदि। बताओ आया कि नहीं समझ में, आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी प्रकार एक एक उदाहरण को और एक एक नियम को मैं आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से बताऊंगा। अब ये जो आपने व्यंजन संधि का पहला नियम पढ़ा, घोष व्यंजन संधि, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। इसी इजी तरीके से कोई आपने देखा होगा, कंफ्यूज करने वाले तो बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज आप वीडियो देख रहे हो बिल्कुल क्लियर करने वाले। जी हाँ, हम व्याकरण के सभी टॉपिक इसी प्रकार से बताएंगे जिसमें आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न गलत होने के बिल्कुल भी चांस नहीं होंगे। इसके साथ ही जब टॉपिक पूरा होगा, टॉपिक पूरे होने के बाद क्या करेंगे, हम एक एक नियम का 2-2, 3-3 प्रश्न उसको हल भी करवाएंगे, जिससे साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी, या जो इसके अंतर्गत कुछ डाउट बचे होंगे उनको भी क्लियर करवाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।